नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी अभिषेक बनर्जी पर हमले से फंसी बीजेपी की। ये बीजेपी का प्लान है, वो लोकतंत्र में कोई विरोध को नहीं रखेगा, इसीलिए पेपर लीक मामले में राहुल के बड़े हमले की। 17 साल के डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी। देखेंगे कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने की क्या है तैयारी। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना कैसे फंसी संकट में। जानेंगे गुजरात में किसकी गलती से गिरा पुल। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे 1 जून को देश में होने वाले बड़े बदलावों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल NS राजा सुब्रमणी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में मिला गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल अनिल चौहान की ली जगह। जेडीयू के अंदर मची सियासी हलचल। सीएम नीतीश कुमार ने संजय झा को अचानक बुलाया अपने आवास। कहा 10 बजे नहीं 10:30 बजे मेरे घर पर आकर मिले। 1 जून को पुष्कर पहुंचेंगे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन में करेंगे शिरकत। भविष्य की रणनीति पर राजस्थान और दिल्ली के जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे मंथन। रुपए की लगातार गिरावट पर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला की 2 टूक। कहा मजबूत फंडामेंटल्स के बावजूद पॉलिसी रिफॉर्म्स की है सख्त जरूरत। पश्चिम एशिया संकट का भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पर दिख रहा है असर। सीबीएसई के ऑनमार्क पोर्टल की खामियों पर बोर्ड ने जारी किया बयान। बताया सरकार और आईआईटी के साइबर एक्सपर्ट्स की टीम ने संभाला हुआ है मोर्चा। सिस्टम को सुरक्षित करने और बाकी शिकायतों को दूर करने पर चल रहा काम। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। टीएमसी ने हमले के पीछे बीजेपी नेताओं के हाथ होने के सबूत दिखाए हैं, लेकिन बीजेपी पर इसका असर होता नहीं दिख रहा। इसलिए 24 घंटे के अंदर टीएमसी के एक और सांसद पर हमला हो गया और इस बार निशाना बने कल्याण बनर्जी। तो क्यों बीजेपी सरकार में बढ़ रही है हिंसा, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में भयंकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी पर बीते दिन हुए हमले को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब पार्टी के दूसरे सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील कल्याण बनर्जी को भी निशाना बनाया गया। दरअसल कल्याण बनर्जी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के विरोध में हुगली के चंडीतला थाने के बाहर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। उसी वक्त उन पर पत्थर या गेंद जैसी किसी ठोस वस्तु से हमला हुआ और वो जमीन पर गिर गए। उनके सिर पर गहरी चोट आई, जिसके बाद वो वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपशब्द कहे, उनके सिर पर ड्यूस बॉल से मारा। इस घटना के बाद टीएमसी नेताओं में और भी ज्यादा आक्रोश दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें टीएमसी नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने आरोप लगाया है, ये बीजेपी का प्लान है, वो लोकतंत्र में कोई विरोध को नहीं रखेगा। आपको याद होगा कि बीते दिन सोनारपुरा में किस तरह अभिषेक बनर्जी पर पत्थर और अंडों से हमला किया गया था और बात यहीं खत्म नहीं हुई। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पतालों ने अभिषेक का इलाज करने से इनकार कर दिया है और अब कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। टीएमसी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर हमलावरों की तस्वीरें साझा कर बताया है कि उनके संबंध बीजेपी से हैं। टीएमसी ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभिजीत विश्वास से लेकर आकाश गयन तक की तस्वीरें एक्स पर शेयर कर कहा है, गुंडे जमा किए गए, खाना परोसा गया, फिर हमला हुआ। ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये राजनीतिक गुंडागर्दी की एक सोची समझी और सुनियोजित हरकत थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये टीएमसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। शुवेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने तो इस पूरी हिंसा को ये कहते हुए सही करार दिया है कि लोगों का गुस्सा कभी तो फूटेगा, लेकिन अपने बयान को लेकर वो खुद ही घिर गए। इन घटनाओं के खिलाफ पूरे विपक्ष ने एकजुट रूप से आवाज उठाई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से फोन पर बात कर उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। दुर्भाग्य है कि सत्ता में बैठे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसी हिंसा के पोषक, संरक्षक और संचालक हैं। ट्रंप पर हमले को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी भारतीय लोकतंत्र में इस राजनीतिक हिंसा और हमले की निंदा करेंगे कि नहीं? जबकि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तो सीधा सवाल ही कर दिया है, ये कौन सा संस्कार और संस्कृति आप इस देश की राजनीति में लाना चाहते हो मिस्टर मोदी जी और अमित शाह जी, और वहाँ के मुख्यमंत्री से मेरा आह्वान है। तो जिस तरह टीएमसी नेताओं के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को घेरा है,
उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि विपक्ष की आवाज को कुचलना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं है। चर्चा यह भी चल रही है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बड़ा आंदोलन करेगा। 6 जून को उनकी बैठक प्रस्तावित है, उसके बाद कोई फैसला मुमकिन है। बहरहाल अब पश्चिम बंगाल की सियासत में आगे क्या होता है, टीएमसी नेताओं के खिलाफ हमले थमेंगे या ऐसी घटनाएं और सामने आएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। टीएमसी का जो भी नेता हिंसा के खिलाफ सवाल उठा रहा है उस पर हमले हो जाते हैं। यहां तक कि सरकार की पोल खोलने वालों को देशद्रोही तक कहा जा रहा है। सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी का जिस छात्र ने खुलासा किया उससे अब राहुल गांधी ने मुलाकात की है। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में परीक्षाओं में हो रही धांधली और नतीजों में गड़बड़ियों को लेकर सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। नीट विवाद के बाद अब सीबीएसई 12वीं के नतीजों में हुई लापरवाही को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो सीबीएसई के छात्रों से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम और कॉपियों की जांच में हुई धांधली पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में वेदांत नाम के एक स्टूडेंट ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वेदांत बताते हैं कि मेरा फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन नंबर उम्मीद से बहुत कम आए। जब मैंने आरटीआई के जरिए अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी निकलवाई तो पता चला कि उस कॉपी पर किसी और की ही हैंडराइटिंग थी और रोल नंबर की गलत टैगिंग की गई थी। हैरान की बात यह है कि जब वेदांत ने इस धांधली पर सवाल उठाए तो उन्हें ट्रोल किया गया और पाकिस्तानी एजेंट तक बता दिया गया। They thought that we are some deep state agents that are trying to create unrest in India. 17 साल के डीप That स्टेट why एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। राहुल गांधी ने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरे साथी एंटी नेशनल सोरोस एजेंट्स के साथ एक बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त प्रतिभाशाली और बहादुर युवा भारतीय हैं, जिन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछे, लेकिन जवाब के बदले उन्हें सिर्फ अपमान मिला। इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को एग्जाम वॉरियर बनाने का दावा करने वाली सरकार ने सवाल पूछने वाले 17 साल के मासूमों पर डीप स्टेट एजेंट और पाकिस्तानी होने का ठप्पा लगा दिया। खड़गे ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए ये गंभीर आरोप लगाए। खड़गे लिखते हैं कि बीजेपी की लूट के चलते आज देश एक बोर्ड परीक्षा और नीट जैसी परीक्षाएं भी ठीक से नहीं करवा पा रहा है। यूजीसी, जेएनयू और केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और कुलपतियों की नियुक्ति में वैचारिक कब्जा किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और शिक्षा का बजट साल दर साल घटाया गया। एनसीईआरटी की किताबों से जानबूझकर इतिहास को गायब किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि जब भी देश का युवा अपनी आवाज उठाता है तो उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। उन्होंने युवाओं के साथ न्याय के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। यानी देखा जाए तो पेपर लीक और धांधली के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी को कांग्रेस के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण भारत में भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। बीजेपी के दक्षिण में प्रवेश के हर रास्ते को बंद कर दिया है और अब कर्नाटक में पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। तो क्या है कर्नाटक में कांग्रेस की पूरी रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। नई सरकार के गठन की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही हैं। ये तय हो गया है कि डीके शिव कुमार ही राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो 3 जून को बेंगलुरु में सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके लिए बेंगलुरु में समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। डीके शिव कुमार ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया है और जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक सिद्धारमैया कार्यवाहक सीएम के तौर पर काम करते रहेंगे। अब डीके शिव कुमार के सीएम बनने के बाद पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर अपनी बात रखी है। खड़गे ने बताया कि पार्टी आलाकमान अभी एक सही और योग्य चेहरे की तलाश कर रहा है। सभी नामों पर बहुत सोच समझकर विचार किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अगले चुनावों में अब सिर्फ 24 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसा फुर्तीला और जुझारू नेता चाहिए जो सभी गुटों को एकजुट रख सके। जो नेता जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूती दे सके उसे ही ये अहम जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं नए मंत्रिमंडल को लेकर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। खड़गे ने साफ किया कि मंत्रियों या डिप्टी सीएम की गिनती पर अभी कोई फाइनल लिखित प्रस्ताव नहीं आया है। कितने मंत्री होंगे, कितने डिप्टी सीएम बनेंगे या स्पीकर कौन होगा, ये सब 3 जून के बाद ही साफ हो पाएगा।
बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी एक साथ नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बचे हुए मंत्रियों को अगले 15 दिनों या महीने भर के अंदर कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें 3 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी हुई हैं। डीके शिव कुमार 3 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकती है। कांग्रेस कर्नाटक के विकास पर फोकस कर रही है। वहीं यूपी में बीजेपी विधायक का कहना है कि विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि विकास से वोट नहीं मिलता। इसे लेकर अब अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी पर अक्सर वोट चोरी करके चुनाव जीतने के आरोप लगते हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर भी दिखाई देता है। हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल में वोट चोरी का मामला काफी गरमाया था। वहीं अब बीजेपी का चालबाजी से चुनाव जीतने को लेकर विपक्ष का दावा सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। खुद बीजेपी विधायक ने अपनी पार्टी की पोल खोलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के गोपामुंह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि विकास करके चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि तिकड़मबाजी से चुनाव में जीत हासिल होती है। विकास से कोई वोट नहीं मिलते हैं। हमने भी बहुत विकास करा के देखे। जिन गांव की सड़कें बनवा दी, उन गांवों में बक्से में वोट ही नहीं निकलते थे। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताए, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता। विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की भी यही मंशा है कि ऐसे ही तिकड़मबाजी और साम दाम दंड भेद से चुनाव जीता जाए। और सरकार की भी यही मंशा है। सरकार ने विधायक और प्रधानों पर विश्वास किया है, इसीलिए आपके पक्ष में निर्णय दिया है। इसलिए प्रधान साथियों यही कहना चाहूंगा, सरकार की मंशा और योगी जी की मंशा को कहीं ठेस न पहुंचाई। बीजेपी विधायक का ये वीडियो सामने आते ही बीजेपी बुरी तरह घिर गई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि इस बार जनता बीजेपी का सारा तिकड़म निकाल देगी। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी में जो जितना बेईमान वो बैठा है उतनी ऊंची मचान। बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीतती है। इस बात को स्वीकार करके बीजेपी के विधायक ने भ्रष्ट भाजपाई राजनीति का एनकाउंटर कर दिया है, साथ ही उसके ऊपर बुलडोजर भी चलवा दिया है। देखते हैं अब इन भाजपाई विधायक को पार्टी से निकाला जाता है या बीजेपी द्वारा अगला मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। इस बार जनता बीजेपी की सारी तिकड़मबाजी निकाल देगी। भाजपा हारेगी और फिर कभी नहीं आएगी। वही अब माना जा रहा है कि बीजेपी के विधायक ने ही अपनी पार्टी की पोल खोल दी। साथ ही इस मामले में विवाद बढ़ना भी तय है। तिकड़म को नहीं, वोट काम को मिलता है। बीजेपी विधायक को जल्दी ही ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि 1 साल के अंदर ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे चुनाव के समय बीजेपी की तरफ से जनता से बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में भी देखा गया था। चुनाव से पहले लाडकी बहन योजना लाई गई, महिलाओं को नगद पैसे दिए गए और अब इस योजना का लाभ लेने वाली लाखों महिलाओं के नाम योजना से काट दिए गए हैं, जिसे लेकर विपक्ष भड़क गया है। महाराष्ट्र में जिस योजना के चलते एनडीए को सत्ता मिली, राज्य में एनडीए की सरकार बनी, आज वही योजना फडणवीस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल की वजह बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव के वक्त एनडीए के लिए गेम चेंजर बनी लाडकी बहन योजना से करीब 80 लाख महिलाओं के नाम कटे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्ष इस प्रक्रिया को लेकर शुरू से ही यह दावा कर रहा था कि ये एनडीए का एक चुनावी स्टंट है और सत्ता मिलते ही ये योजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और अब विपक्ष के ये दावे सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस योजना के लिए सरकार की तरफ से दस्तावेजों के सत्यापन और अपात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए ई-केवाईसी मुहिम चलाई गई थी। इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन कई महिलाएं ई-केवाईसी नहीं करवा पाई। ऐसे में जिन महिलाओं की ई-केवाईसी अधूरी रह गई थी, उनकी अपीलों के बावजूद सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि सरकार के पास ई-केवाईसी के समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लाभार्थियों को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। इसके अलावा वर्तमान में नए लाभार्थियों को जोड़ने का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से चलाए गए एक सत्यापन अभियान के बाद लाभार्थियों की सूची में 80 लाख नाम काट दिए गए हैं। योजना के शुरुआती दौर में लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ 46 लाख थी, जो अब घटकर 1 करोड़ 66 लाख रह गई है। वहीं अब 80 लाख महिलाओं के नाम कटने से इस योजना पर सवाल उठने लगे हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना से बाहर किया जाएगा तो फिर कितने ही लाभार्थी रह जाएंगे। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये योजना सवालों के घेरे में आई है। इससे पहले भी योजना पर विवाद देखने को मिल चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये योजना आगे भी जारी रहेगी, लेकिन जानकारों का दावा है
कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस योजना पर कभी भी ताला लग सकता है। 80 लाख महिलाओं को एक साथ लाडकी बहन योजना से बाहर कर दिया गया है, जिसे महाराष्ट्र सरकार घिर गई है। वहीं गुजरात की बीजेपी सरकार भी बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। यहां आणंद में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी जिस विकास के गुजरात मॉडल और डबल इंजन सरकार का दम भरती है, उसकी हकीकत इन दिनों जगह जगह ढहते पुलों और गिरती छतों के रूप में सामने आ रही है। अभी गुजरात के आणंद जिले के अडास गांव के पास रेलवे का एक ओवरब्रिज निर्माणाधीन था। पिछले 15 महीनों से यहां काम चल रहा था, लेकिन अचानक पुल का भारी भरकम हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था। रेलवे की गतिशक्ति यूनिट की देखरेख में बन रहे इस पुल का गिरना सीधे तौर पर काम की गुणवत्ता और मॉनिटरिंग पर बड़े सवाल खड़े करता है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भ्रष्ट गुजरात मॉडल करार देते हुए सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने लिखा, बीजेपी का भ्रष्ट गुजरात मॉडल। गुजरात के आणंद में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज भरभरा कर ढह गया। सड़क, पानी की टंकी, हाईवे, पुल, रेलवे स्टेशन की छत, एयरपोर्ट की छत, देश में हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर धंस रहा है। ये घटनाएं बीजेपी सरकार में हो रहे घोटालों की निशानी है, जहां नेता मंत्री पैसों की बंदर बांट कर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है। महज 2 दिन पहले यूपी के हमीरपुर में भी बेतवा नदी पर बन रहा पुल तेज हवाओं में गिर गया। इस हादसे ने 6 मजदूरों की जान ले ली। जब उद्घाटन से पहले ही पुल गिरने लगे तो विकास की रफ्तार पर सवाल उठना लाजमी है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों ने बीजेपी सरकार के तमाम दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 जून को होने वाले बड़े बदलावों की। 1 जून से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ ऐसे बदलाव जो जनता की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। कई नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। तो कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं 1 जून से और क्या पड़ेगा इनका एक आम नागरिक की जिंदगी पर असर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हर नया महीना कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव लेकर आता है और 1 जून की शुरुआत भी कई बड़े बदलाव के साथ होने वाली है। 1 जून 2026 से यूपीआई पेमेंट, एलपीजी सिलेंडर के दाम और बैंकिंग नियमों से लेकर रेलवे तक में कई बड़े फेरबदल होने वाले हैं, जिससे आपकी जेब पर असर तो पड़ेगा ही, साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ने वाला है। जून में कुल 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव है यूपीआई पेमेंट को लेकर। अब किसी को भी पैसे भेजने के वक्त आपको बैंक में रजिस्टर्ड उनका असली नाम दिखाई देगा। इससे क्यूआर कोड या गलत नंबर पर पैसे भेजने की गलती और फर्जीवाड़े का डर खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरा बदलाव है एलपीजी सिलेंडर की कीमत को लेकर। हर महीने की तरह 1 जून को गैस कंपनियां दामों की समीक्षा करती हैं और ईरान में चल रहे तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित है, इसीलिए रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं तीसरा नियम है पैन कार्ड को लेकर। पैन कार्ड के कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब 50,000 रुपए नकद जमा करने के लिए पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। वहीं 20 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील्स और बड़े गिफ्ट ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड देना जरूरी हो गया है। एटीएम से पैसे निकालने के नियम में भी बदलाव होने की संभावना है। जून से कई बैंक अपने एटीएम चार्जेस बढ़ा रहे हैं। अब फ्री लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालना, मिनी स्टेटमेंट लेना या बैंक बैलेंस चेक करना पहले से महंगा हो सकता है। अपने बैंक के नोटिफिकेशंस को एक बार जरूर देख लें। वहीं रेलवे के रूट और ट्रेनों में बदलाव भी किया जा सकता है। रेलवे ट्रैक अपग्रेड के काम के चलते करीब 77 ट्रेनें रद्द की गई हैं और कई रूट में बदलाव किए गए हैं। इसका असर मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात जाने वाली ट्रेनों पर है। सफर पर निकलने से पहले NTES की ऐप या रेलवे वेबसाइट पर अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। सोलर पैनल के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सब्सिडी पाने के लिए आपको केवल सरकारी लिस्ट में शामिल सोलर पैनल्स ही लगवाने होंगे। इन नियमों के कड़े होने के कारण सोलर पैनल की कीमतों में तेजी आ सकती है। वहीं FD की ब्याज दरों में भी बदलाव देखा जाएगा। बैंक अपनी FD दरों को फिर से रिवाइज कर रहे हैं। RBI की हालिया नीतियों के चलते कुछ पुरानी स्कीम बंद हो सकती हैं और नई स्कीमों में ब्याज दरें बदल सकती हैं। अगर इन बदलाव से आपकी जेब या रोजमर्रा के कामकाज पर असर पड़ सकता है तो बेहतर है कि समय रहते ही आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।